हेलो स्टूडेंट। नमस्कार, स्वागत है इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम एक शॉर्ट ट्रैक सीरीज चला रहे हैं और सभी का वेलकम है शॉर्ट ट्रैक सीरीज में। जैसा कि हमने बताया था, बहुत सारी ऐसी परीक्षा आप देते हो और बहुत सारा आपको आपने पढ़ लिया है, और यदि एग्जाम हॉल में बैठते हो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट ट्रिक जो कमजोर है, यानी आपके पास कोई फार्मूला शॉर्ट में नहीं है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को जितने समय में लगाना चाहिए उतने समय में नहीं लगाते हो, आपके काफी क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए बड़ा जब पढ़ने के बावजूद भी आपके क्वेश्चन छूटते हैं तो बड़े आपको बड़ा एक तरह का नेगेटिव फीलिंग होता है। तो उसी के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक सीरीज हम दे रहे हैं कि कुछ ऐसे फार्मूले हैं कि आप तुरंत क्वेश्चन आप पढ़ोगे और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमारा टॉपिक बहुत बढ़िया है, जो सभी ऑलमोस्ट जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में ये टॉपिक रहता है, वो है वर्क पावर एनर्जी। तो बच्चों, वर्क पावर एनर्जी हर एग्जाम में इसके प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए बताएंगे। वर्क मतलब कार। कोई भी बॉडी में वर्क कब होता है और वर्क कौन करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला हमने लिया है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। देखिए, जब किसी बॉडी पर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है, दो फोर्स लगते हैं, तीन फोर्स लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर फोर्स का हमें किया गया वर्क निकालना होता है। यानी वर्क किसके द्वारा होता है? जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी में पॉजिटिव वर्क कर सकता है, नेगेटिव वर्क कर सकता है स्टूडेंट, और जीरो वर्क कर सकता है। जीरो वर्क के भी बारे में बताएंगे कि किस दशा में किस कंडीशन पर स्टूडेंट जीरो वर्क करता है। ऐसा होता है कभी कभी फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में, बॉडी चल भी रही है, खिसक भी रही है, लेकिन वो फोर्स उस बॉडी में कोई वर्क नहीं करता, जीरो वर्क करता है। ऐसे भी हम कंडीशन बताएंगे। ऐसा कब होता है स्टूडेंट, इसको भी चर्चा करेंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आप कोशिश करेंगे कि वर्क की सारी चीजें, जितना कंसेप्ट है, सब क्लियर हम कर दें। चलिए, पहले हम ले रहे हैं फार्मूला। ठीक है, हम एक बॉडी को रख दिया है, ये ग्राउंड में रखी हुई है, एक ग्राउंड है, एक क्षैतिज तल है, उसमें एक बॉडी को रखकर और एक बल लगा रहे हैं। जैसे इसके उदाहरण है, आप अपना बैग खींचते हो जमीन पर, रोड में, कहीं भी स्टेशन में, एक बैग का हैंडल पकड़े हो और बैग को खींच रहे हैं स्टूडेंट। और जब आप बैग को खींच रहे हैं तो आपके द्वारा बैग पर जो फोर्स एफ लग रहा है वो तिरछा लग रहा है। समझ रहे हैं? तिरछा बल। मान लो ये बैग है, सपोज दैट इसका मास भी होगा, स्वाभाविक है। एक एफ बल लगा रहे, हॉरिजॉन्टल। आपका बैग देखिए कैसे खिसकता है स्टूडेंट। बैग तो हॉरिजॉन्टली खिसकता है ना। जमीन पर कैसे खिसकाते हो बैग? हॉरिजॉन्टली खिसकाते हो। और हैंडल तिरछा होता है। भाई, आप झुक के तो बैग को खींचोगे नहीं। इसीलिए जैसे एक बल हमारा हैंडल द्वारा, हैंडल पर हमने बल लगाया और वह बल बैग को जमीन पर डी दूरी खिसका दे रहा है। अब चर्चा ये है कि हमारा हमारे द्वारा लगाया गया जो बल है वो उस बैग को खींचने में, यानी उस बैग पर उस ब्लॉक पर कितना वर्क कर रहा है। और यदि यहाँ ये मान रहे हैं कि हमने जो बल लगाया है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है। बच्चों, कांस्टेंट अब फोर्स क्या होता है? क्वेश्चन ये दिमाग में उठता है कि सर आप कांस्टेंट फोर्स क्यों है? कांस्टेंट फोर्स दो तरह से कह सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट, जैसे घड़ी बांधे हुए हो, आपने 10 सेकंड तक फोर्स लगाया है, तो 0 से 10 सेकंड तक फोर्स की दिशा वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। देखो भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भाई, वेक्टर कांस्टेंट कब होता है? वेक्टर कोई कांस्टेंट कब रहेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
दोनों कांस्टेंट रहेंगे तभी तो कहोगे वो फोर्स हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है। जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में चर्चा किया था कि कोई बॉडी चल रही है, किस दशा में कहोगे बच्चों कि वेलोसिटी कांस्टेंट है उस बॉडी को। तो भाई वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर में जब कांस्टेंट कब रहता है वेक्टर, भाई वेक्टर कांस्टेंट कब रहता है, जब उसका मैग्नीट्यूड यानी उसी स्पीड से चले और उसकी दिशा उसी दिशा में चले, तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यही कहते हैं ना। तो यहां भी वही चीज है, स्टूडेंट की फोर्स हम लगा रहे हैं और फोर्स हमारा कांस्टेंट, ये भाई हमारा हेडिंग ही है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, समझ रहे कि नहीं। तो हमने एक फोर्स लगाया जो कांस्टेंट है, यानी एक ही दिशा में 10 सेकंड तक लगाया हमने, और एक ही परमाणु मान लो 10 न्यूटन लगाया 10 सेकंड तक, और ये हमारा बैग यहां से खिसक कर यहां आ गया। अब खिसका कैसा, हॉरिजेंटली खिसका। भाई हॉरिजेंटली खिसका तो एक खिसकने की दिशा भी तो होती है, और देखो यहां फिर आ गया खिसकने, खिसकना एक विस्थापन, एक डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है ये बैग इस जगह से स्टूडेंट और इस जगह डिस्प्लेस हुआ, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे भाई उसका भी परिमाण होगा कि नहीं, और उसका परिमाण होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई डिस्प्लेसमेंट का परिमाण होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैक। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, यहां से यहां आया तो भाई सीधी दूरी डी है, यानी शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो विस्थापन का परिमाण होता है। तो डी दूरी हमने एप बल लगा के हैंडल द्वारा इस बैग को खिसका दिया, ठीक है। अब हमारे द्वारा भाई फोर्स तो हम ही लगा रहे हैं ना, तो हमारे द्वारा उस बैग पर कितना कार हुआ, ये दिमाग में है ना। भाई एक तरह का हम ही ने बल लगाया, तो हमारे द्वारा किया गया कार, किस पर कार, बैग पर किया गया कार। और कार क्या है, ऊर्जा है। तो ऐसा भी कभी कभी समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड कि एनर्जी स्पेंट बाय 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 पर्सन। भाई जो पर्सन खींच रहा है बैग, तो उसने ही तो कार किया। कार मतलब जब कार करते हो तो ऊर्जा खर्च करते हो भाई। तो ये कहेंगे हाउ मच एनर्जी स्पेंड बाय पर्सन टू डिस्प्लेस दिस बैग फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। तो भाई जो ऊर्जा खर्च करते हो आपके द्वारा किया गया कार है। समझ रहे हैं, एक बाल्टी पानी उठाते हो भाई, पानी उठाते हो ना, तो आप क्या करते हो, बाल्टी उठाने में वर्क करते हो। वर्क मतलब आप ऊर्जा खर्च करते हो। तो या तो ये कह दिया जाए आपके द्वारा बाल्टी को, पानी से भरी बाल्टी को उठाने में कितना कार हुआ, या कह दे कितनी ऊर्जा आपने खर्च किया। भाई तो यही चीज है। तो देखो ये सिंपल हम फार्मूला दे रहे हैं यहां पर। एफ मैग्नीट्यूड है, किसके द्वारा लगाया गया, वो पर्सन जो लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है ब्लॉक पर। तो इस फोर्स द्वारा इस ब्लॉक पर किया गया कार का फार्मूला स्टूडेंट ये होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, क्या होता है ये होता है, ये आपको याद रखना है। कोई इंडिविजुअल कांस्टेंट फोर्स द्वारा किसी बॉडी पर किया गया कार का फार्मूला लिखना है, तो आंख बंद कर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा कार होता है। ये फार्मूला दिमाग में हो गया। अब कोई कहता है भाई एफ बताओ, एफ क्या है, कह दोगे जो कांस्टेंट फोर्स लगाया गया उसका परिमाण है, उसका भाई मैग्नीट्यूड है। कोई कहेगा टी, कह दोगे जितनी दूरी वो ब्लॉक खिसका वो दूरी है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है। अब मेन थीटा देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड शॉर्टेज डिस्टेंस डी, दोनों परिमाण है। जब भाई दोनों परिमाण है तो दोनों धनात्मक हो गए, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज
पॉजिटिव होता है। और हम यहाँ ये भी कहते हैं किसी फोर्स द्वारा किसी बॉडी पर किया गया वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य जीरो भी हो सकता है। तो आखिर ये पॉजिटिव नेगेटिव दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या एफडी कॉस थीटा कौन डिसाइड करेगा? थीटा। तो थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल है। और ये एफ और डी क्या है? परमाण है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो थीटा है। कोई कहता है थीटा बताओ, तो थीटा में गलती हो सकती है स्टूडेंट। थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस दिशा में बॉडी बल लगा के आपने खिसकाया, खिसकने की दिशा यानी डिस्प्लेसमेंट की दिशा। और एफ जिस दिशा में आपके द्वारा उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है। तो थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये स्टूडेंट समझ में आ गया फार्मूला? देखो ये बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि किसी ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए वेक्टर फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट, ये वेक्टर फॉर्म है भाई। दो, हर फिजिक्स में हर फार्मूला के दो फॉर्म है। चाहे आप कूलाम ला देखो, चाहे न्यूटन ला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, हर फार्मूला के दो फॉर्म है। स्केलर फॉर्म, अदिश रूप और सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ आपके जो वेक्टर शामिल है वो वेक्टर के रूप में लिखे हुए हैं। फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है इस फोर्स द्वारा इस ब्लॉक पर वर्क डन किया गया कार्य। सिमिलरली यहां हमने स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स on a block to displace a block displacement d is scalar product of force vector and displacement vector। ये वेक्टर फॉर्म है और आप जानते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट को हमने एफ डी कॉस थीटा के रूप में लिख दिया। बस यही यही लिखा हुआ, ये समझ में आ गया होगा। जो हमने बोला है वही हमने यहाँ लिख दिया है। क्लियरिटी है बिल्कुल। अब देखिए, अब जात चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपके इसी बेसिक कंसेप्ट पर आधारित होता है। किस दशा में एक बॉडी पर वर्क नहीं होता, यानी किस कंडीशन पर कोई फोर्स उस किसी बॉडी पर वर्क नहीं करता। देखिए यहां हमने लिख दिया है पूरा। देखो पहला पहला किस कंडीशन में? देखो नो वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन द गिवन बॉडी। पहला एफ एफ नॉट जीरो। नॉट जीरो का मतलब है कि बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी जीरो है, यानी नो मोशन। यानी बल लगाने के बावजूद भी बॉडी खिसकती नहीं है। तो हमारे द्वारा उस बॉडी पर किया गया कार्य जीरो होगा। यानी देखो किसी फोर्स द्वारा किसी बॉडी पर कार्य तभी होता है जब वो बॉडी खिसकती है। मतलब बॉडी को खिसकना जरूरी है। और जैसे आप बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, चट्टान को आप धकेल रहे हो बेटा, और वो चट्टान खिसक ही नहीं रही है। आप कहो कि हम उस चट्टान पर वर्क कर रहे हैं। नो, आपके द्वारा चट्टान पर किया गया कार्य जीरो है। जैसे सीमेंटेड वॉल है, आपके घर की सीमेंटेड वॉल है और दीवार को धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, और दीवार जस की तस है, तो क्या कहेंगे? हमारे द्वारा दीवार पर कोई वर्क नहीं होता। तो ये आप क्लियर हो जाना है कि फोर्स, किसी वर्क के लिए फोर्स भी जरूरी है
और उस बॉडी को खिसकना भी जरूरी है बच्चों। अब देखो, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस, दूसरा कोर्स, फोर्स भी लगे, बॉडी चल भी रही है, देखो समझो, लेकिन थीटा 90 है, तो भी उस फोर्स द्वारा उस बॉडी पर जीरो वर्क होगा। ऐसे भी हमारे कई प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, और कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर कार्य करे और फोर्स की दिशा से 90 डिग्री पर बॉडी खिसक रही है, यानी बॉडी की चलने की दिशा और फोर्स की दिशा हमेशा लंबवत है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट, उस फोर्स द्वारा किया गया कार्य उस बॉडी पर जीरो है, शून्य। और इसके कई एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हम चर्चा करें, जैसे एक सिर में एक बॉक्स रख ले और हम बॉक्स पर ऊपर बल लगाएं और हम चले हॉरिजेंटली, तो हमारे द्वारा लगाया गया जो किया गया कार बॉक्स पर जीरो होगा। जैसे और भी है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता भी है आपकी परीक्षा में, एक समान वृत्तीय गति में, बहुत बार ये प्रश्न आया है स्टूडेंट, इसको आपको समझ लेना है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देता है और उसका आंसर जीरो होता है, हम बताएं, ऐसा क्वेश्चन लिख देता है, एम मास का पार्टिकल है, भी स्पीड से आर रेडियस के सर्किल में एक समान स्पीड से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक बल है जिसका मान एम बी स्क्वायर बट्टा आर है, वो हमेशा सेंटर की ओर कार्य करता है, तो उस बल द्वारा उस बॉडी पर वर्क डन क्या होगा, आंसर जीरो होगा। अब तो समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और भी उदाहरण बता दे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये, कि फोर्स और चलने की दिशा जब हमेशा लंबवत होती है, तो उस फोर्स द्वारा उस बॉडी पर वर्क डन जीरो होता है स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ लेना है। जैसे एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, जब हम एक चार्ज को, एक आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और फेंकते हैं, तो उस चार्ज पर लंबवत फेंकते हैं जब, या लंबवत नहीं, तिरछा भी कुछ भी फेंकते हैं, तो उस चार्ज पर जो चुंबकीय बल लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, वो हमेशा चार्ज की वेलोसिटी के लंबवत होता है। देखो, चार्ज की वेलोसिटी के चलने की दिशा के हमेशा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स लंबवत होता है, तो कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पर कोई वर्क नहीं करता, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज ऑलवेज जीरो। आप समझ गए होंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब चलिए तीसरे पर चर्चा करते हैं स्टूडेंट, तीसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण। तीसरा क्या है, इफ एफ टोटल फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पर टोटल फोर्स जीरो है, यानी परिणामी बल जीरो है, फोर्स तो लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, क्योंकि भाई एक फोर्स का परिणामी जीरो नहीं हो सकता, कम से कम कितने फोर्स होना चाहिए, दो होना चाहिए रिजल्टेंट जीरो के लिए। तो यह तो कोई फोर्स ना लगे, भाई जब कोई फोर्स नहीं है तो वर्क का कोई सवाल ही नहीं है, जब F बराबर जीरो तो W जीरो होगा, सिंगल फोर्स जीरो है तो वर्क। और मान लो दो या दो से अधिक फोर्स कार्य करते हैं स्टूडेंट, और सभी फोर्स का परिणामी जीरो है, तो हम कहेंगे उस पिंड पर, उस बॉडी पर जो टोटल वर्क डन है वो जीरो है। ये बात आपको समझना होगा। जैसे इसके बढ़िया से उदाहरण भी है हमारे पास, उदाहरण देखो, देखो पहले हम बता दें, उदाहरण ये देते हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मान लो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, एक ही दिशा में चला रहे हैं और कांस्टेंट स्पीड से, तो दिशा कोई मैटर नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड से कोई भी गाड़ी चल रही है, तो कहेंगे वर्क डन जीरो है। क्यों? कांस्टेंट स्पीड से चलना मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट, या कहिए मान लो एक दिशा में चल रही है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है,
अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो है जब, तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स जीरो है, परिणामी बल जीरो है। और ये मान के चलिए कि जब परिणामी बल जीरो होगा तो उस बॉडी पर टोटल वर्क डन जीरो होगा। और टोटल वर्क डन जीरो का मतलब ये नहीं है इंडिविजुअली कोई फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा है। टोटल वर्क डन जीरो का मतलब है कि जितना उस बॉडी पर पॉजिटिव वर्क है उतना नेगेटिव वर्क है, इसलिए टोटल वर्क जीरो है। इसलिए ये भी याद रखना है। समझ में आ गया इसका कंसेप्ट? ये है स्टूडेंट, ये है। देखो तीसरा पॉइंट है, रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो है तो टोटल वर्क डन विल बी जीरो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही देते हैं। जैसे स्टूडेंट, इसको कांस्टेंट स्पीड से हम ऊपर उठा रहे हैं, बड़े हो जाए, ये मार्कर है ना, कांस्टेंट स्पीड से हम ऊपर ले जा रहे हैं। देखो एक ही स्पीड से जा रही है, एक ही दिशा में मार्कर चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स इस पर जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब है जितना mg नीचे की ओर उतना हमारे द्वारा लगाया गया बाहरी फोर्स ऊपर की ओर। तो इस पर टोटल वर्क जीरो है। टोटल वर्क जीरो कैसे? जैसे इसको हमने एक ही स्पीड से h ऊंचाई में चढ़ा दिया, तो जितना इस पर पॉजिटिव वर्क है उतना नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क हमने किया प्लस mgh, और नेगेटिव वर्क इस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg ने किया, तो टोटल वर्क जीरो है। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद ये आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम वर्क डन बाय गिवन फोर्स। कोई भी फोर्स किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर मैक्सिमम वर्क कब करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो याद रहे वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा वही फोर्स है, मैग्नीट्यूड वही है, उतनी दूरी खिसकी, हम थीटा को चेंज करेंगे तो हमारे वर्क का मैग्नीट्यूड और साइन भी चेंज होगा। थीटा कॉस थीटा का मान अधिकतम कब होता है? कॉस थीटा का मान अधिकतम होता है जब थीटा आपका 0 डिग्री हो। तो थीटा 0 पर कॉस थीटा अधिकतम है। तो क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी कॉस थीटा। इसलिए स्टूडेंट, वर्क डन कोई भी फोर्स किसी भी पिंड पर अधिकतम वर्क कब करेगा, जब फोर्स कोई भी बॉडी को अपनी दिशा में खिसकाएगा। जूनियर क्लास में यही पढ़ते आए कि कार बराबर बल गुणे दूरी। क्यों? क्योंकि जब ये मानते थे कि जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में वो बॉडी खिसकती है। तो जब थीटा 0 है मतलब जिस दिशा में फोर्स उसी दिशा में बॉडी खिसकती है, तो वह बल उस पिंड पर, उस बॉडी पर अधिकतम कार्य करता है। इस दिमाग में ये भी चीज रखना होगा आपको। चलिए ये क्लियर हो गया। अब एक शॉर्ट फार्मूला आपको बनाते हैं स्टूडेंट। मान लो एक कांस्टेंट फोर्स है, जैसा कि हमने बताया फोर्स कांस्टेंट कब होता है, टाइम इंडिपेंडेंट। जैसे F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन है, ये कांस्टेंट फोर्स है। भाई एक वेक्टर फोर्स, एक सदिश है, वेक्टर है, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों घटक यदि कांस्टेंट होंगे, नंबर होंगे, तो वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो मान लो एक कांस्टेंट फोर्स स्पेस फोर्स है, तीनों घटक है और टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी फोर्स टाइम के साथ ना चेंज हो, पोजीशन के साथ ना चेंज हो, मतलब ना टाइम का फलन हो और ना पोजीशन का फलन हो, तो ऐसे बल को नियत बल कांस्टेंट फोर्स कहते हैं, अचर बल कहते हैं। तो मान लो ये कांस्टेंट फोर्स है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड क्या है, नंबर है, नंबर मतलब 2 4 5। और ये फोर्स किसी बॉडी पर लगाया गया और ये फोर्स बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन खिसका देता है। आप पोजीशन जान रहे हो, पोजीशन दो तरह से लिखते हैं, या तो कोऑर्डिनेट पोजीशन, कोऑर्डिनेट स्पेस में क्या होता है स्टूडेंट, एक्स वाई जेड, समझ रहे हैं? तो मान लो ये फोर्स किसी बॉडी पर लगा और बॉडी
प्रारंभिक स्थिति यानी इनिशियल पोजीशन ए थी, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 थे। फोर्स ने क्या किया, इस बॉडी को ए से खिसकाकर बी यानी बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। देन अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस फोर्स ने बॉडी पर कितना वर्क किया और जिसने ये फोर्स लगाया इस बॉडी पर कितनी ऊर्जा खर्च किया। हमने कहा नहीं, वर्क मतलब ऊर्जा खर्च करना, एनर्जी स्पेंड बाय एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, कोई बाहरी स्रोत द्वारा लगाया गया फोर्स है। जैसे हम बैग को खींच रहे हैं, भाई हम बैग पर लगा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स है बैग के लिए। अब सपोज दैट हमसे पूछा जाए कि इस फोर्स ने उस बॉडी पर कितना वर्क किया, तो आपको मालूम है हम फटाफट चाहें तो इसको पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। आप जानते हो स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो यानी प्रारंभिक स्थिति स्टूडेंट कितनी बन गई, R1 मान लिया। ओरिजिन के रेस्पेक्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने माना, यहाँ ओरिजिन होगा। अरे भाई कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। कोई एक ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर को हमने मूल बिंदु माना है, मूल बिंदु का मतलब 0 0 0, उसके सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर प्रारंभिक स्थिति। तो हमने इनिशियल पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और प्लस जेड वन के बना लिया, और फाइनल पोजीशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में बना लिया, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप बना लिया। अब आप जानते हैं कि वर्क डन का वेक्टर फॉर्म क्या है। भाई जब वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, फोर्स वेक्टर फॉर्म में, तो आप वेक्टर फॉर्म का फार्मूला लगाइए, क्योंकि हम बता रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आप जैसे क्वेश्चन हो वैसे आपको फार्मूला लगाना है। तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन खिसकती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और भाई चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब है वेक्टर में परिवर्तन, और ये किसके बराबर होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। भाई डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट R2 वेक्टर में R1 वेक्टर घटाया, तो आई कैप के पद आई कैप से घटेंगे, जे कैप से घटेंगे, के कैप के पद घटेंगे, तो ये घटाकर हमने डिस्प्लेसमेंट बना दिया। अब क्लियर हुआ। इसके बाद आप जानते हो वर्क किसके बराबर है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला, इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रश्न इससे सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। कैसा फार्मूला बन जाता है, ये कैसा फार्मूला है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ द्वारा ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, समझ रहे हैं, हमने बताया कि कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन सीधा सीधा होता है। अब यहाँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब यह है कि एक ऐसा फोर्स जो पोजीशन डिपेंडेंट है या टाइम डिपेंडेंट है। हमारे पास फोर्स दिया है और पूछ रहा है कि इस ये फोर्स जब बॉडी पर लगाया गया तो वो बॉडी एक्स एक्सिस में खिसकती है, एक्स एक्सिस में खिसकती है, तो वह बॉडी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन में खिसकती है जब ये वेरिएबल फोर्स उस बॉडी पर हम लगाते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, और वर्क डन का मतलब यहाँ हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, फोर्स x का फलन होगा और इसको यहाँ रखेंगे और समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट वाला है, तो याद रहे लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन, अपर लिमिट फाइनल पोजीशन। इस तरह हमारे ये फार्मूला बन जाता है। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, जैसे एक वेरिएबल फोर्स है, जैसे दे देगा 3x² न्यूटन, जैसे एग्जाम्पल में दे देगा, एक क्वेश्चन ऐसे देगा कि वेरिएबल फोर्स यहाँ Fx क्या दिया गया है, ये दिया है 3x² न्यूटन, और कह देगा x1 0 मीटर, टू x2 2 मीटर का वर्क डन निकालिए। तो यहाँ W बराबर हो जाएगा, देखिए x बराबर 0,
x बराबर 2 और 3x² dx कर लेंगे, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x3/3। आपको समाकलन बनना चाहिए, और सबसे समाकलन बनता है ऐसा नहीं है, और ये हो जाएगा 8 जूल आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाफट ऐसे, आप जो फोर्स रहेगा उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्स जो रहेगा एक्स का फलन होगा, एक्स के टर्म में रहेगा। तो यहाँ आपको रख देना है, उसका इंटीग्रेशन करोगे, और लोअर लिमिट प्रारंभिक पोजीशन जहां से जहां तक का खिसकने में वर्क डन निकाला। तो इस तरह से ये लिखा हुआ, देखो W क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स Fx टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम पोजीशन x बराबर x1 टू x बराबर x2 ऑन द x एक्सिस। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम होती है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम। ये थ्योरम का नाम कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। आपकी परीक्षाओं के लिए ये थ्योरम इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे कभी कभी हमारा जो फोर्स होता है टी के टर्म में है, फंक्शन ऑफ टी का है, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको समझना है। देखो ये थ्योरम ये कहती है W बराबर डेल्टा के, ये सिंपल फॉर्मूला। ये थ्योरम ये कहती है स्टूडेंट, W बराबर डेल्टा के। अब W क्या है, देखिए एक चीज बताएं, W होता है टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। याद रहे, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। देखो ये लिखा हुआ, W क्या है स्टूडेंट, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। डेल्टा के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन बॉडी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का परिवर्तन, चेंज क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो चेंज होता है वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसलिए W बराबर डेल्टा के है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की आखिरी गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये हमने W मतलब उस बॉडी में जितना टोटल वर्क हुआ, और बॉडी में जितना टोटल वर्क हुआ बराबर किसके बराबर है, उस बॉडी की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, यानी K2 माइनस K1। और याद रहे, दिस इज applicable, ये बड़ा applicable फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी ये थ्योरम दोनों में लागू है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये दोनों में लागू है। ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा संरक्षी बल असंरक्षी बल, दोनों बलों के द्वारा किए गए कार्य में, यानी सभी बलों द्वारा किसी पिंड पर किया गया कुल कार्य उस बॉडी की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है। इसी को कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद देखेंगे कुछ स्पेशल केस है स्टूडेंट। स्पेशल केस का मतलब है व्हेन W पॉजिटिव। देखिए, यानी जब उस बॉडी में किया गया कार्य पॉजिटिव है। आप जानते हो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम। तो मान लो किसी बॉडी में कई फोर्स काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्क, जो ऐसे फोर्स जो उस पिंड पर बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करते हैं, उनका वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, और नेगेटिव वाले वर्क का कम है। तो टोटल वर्क यदि उस बॉडी में पॉजिटिव है, तो W पॉजिटिव है, तो स्वाभाविक है जो चिन्ह W का होगा वही चिन्ह डेल्टा K का होगा, क्योंकि W बराबर डेल्टा के होता है। तो यहां हम ये कहेंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टेड है कि W पॉजिटिव तो डेल्टा के पॉजिटिव। और एक बात स्टूडेंट ये याद रखना है, किसी का चेंज पॉजिटिव है
तो वो चीज बढ़ रही है। किसी का चेंज नेगेटिव है, वो चीज घटती है। और किसी का चेंज जीरो है, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, जस का तस रहती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब टोटल वर्क W पॉजिटिव है, तो डेल्टा के पॉजिटिव है। डेल्टा के पॉजिटिव का मतलब ये स्टूडेंट है कि उस बॉडी की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है स्पीड बढ़ रही है। यहां हम ये कहते हैं स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीजेस। देखिए यहाँ कई बार ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जैसे एक कार है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही हो, एक्सीलरेटेड मोशन है, तो उस पर जो टोटल वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। ये बात बड़ा बना बना प्रश्न है, नॉलेज बेस्ड प्रश्न होता है कि निम्नलिखित किस मोशन में टोटल वर्क पॉजिटिव है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ध्यान रहे, ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जिस किसी ऑब्जेक्ट या गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है, तो उसको त्वरित गति कहते हैं। इस दौरान जो टोटल वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों भाई? स्पीड बढ़ रही है, ये है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा। ये जरूरी नहीं कि ये है तो ये है, ये है तो ये नहीं, ऐसा नहीं। बाई डायरेक्शनल चीजें होती हैं फिजिक्स में। यदि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब है उस पर टोटल वर्क पॉजिटिव है। आप समझ गए? चलिए एग्जाम्पल भी लिख दिए। देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया है। व्हेन ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बेटा इस मार्कर को हम छोड़ दें, नीचे आ रही है। एक बॉल को एक ऊंचाई से छोड़ दें, नीचे आ रही है। जब नीचे आती है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। जब स्पीड बढ़ती है तो हमने क्या बताया, उस पिंड पर, उस गेंद पर टोटल वर्क पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये भी है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज, हम ये कह सकते हैं व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्वाभाविक है एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अपनी दिशा में फोर्स लगाएगा। आपको मालूम है जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में चार्ज चलेगा, क्योंकि विराम अवस्था में कोई भी पिंड है, जैसे विराम अवस्था में हमने इसको हाथ से छोड़ा, इसका प्रारंभिक वेग 0 है ना। अब ये क्या करेगा? अब इस पर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में मार कर जाएगा। बल किधर लगेगा? mg नीचे, इसलिए mg नीचे जा रहा है। भाई mg नीचे, चलने की दिशा भी नीचे, तो थीटा 0 हुआ। और हमने क्या कहा, जब थीटा 0 होता है, 90 डिग्री से कम होता है थीटा, तो वो फोर्स उस बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करता है। तो स्वाभाविक है वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है। देखिए समझ में आ गया। तो ये चीज आपको समझना है बेटा। चलिए नेगेटिव का केस है, व्हेन डब्ल्यू नेगेटिव, जब किसी बॉडी में या कोई गाड़ी में टोटल वर्क नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। देखो लिखा हुआ है डेल्टा के नेगेटिव होगा। और हमने क्या बताया अभी, किसी क्वांटिटी का चेंज यदि नेगेटिव है तो वो चीज घट रही है। इसका मतलब ये है जब टोटल वर्क किसी पिंड का नेगेटिव होता है तो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब गतिज ऊर्जा घट रही है, डिक्रीज हो रही है। और गतिज ऊर्जा घट रही है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। और स्पीड डिक्रीज होने का मतलब मंदन गति, रिटार्डेड मोशन। तो कह सकते हैं ड्यूरिंग रिटार्डेड मोशन, ड्यूरिंग रिटार्डेड मोशन टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज नेगेटिव। यदि किसी गाड़ी की, किसी पिंड की स्पीड घट रही होती है तो उस गति को कहते हैं मंदन गति, रिटार्डेड मोशन। तो उस समय कोई पूछ ले तो इस बॉडी पर टोटल वर्क डन क्या है, ऑप्शन दे देगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो किस पे टिक लगाओगे? नेगेटिव है। यही कारण है जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो क्या होता है? स्पीड घटती है। और स्पीड घटती है तो उस दौरान उस गाड़ी पर टोटल वर्क नेगेटिव होता है। आप बात समझ रहे हैं? तो इस तरह आपको याद है, इसके उदाहरण भी हमने दे दिया। तो यहां लिख देते हैं
स्पीड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है, स्पीड डिक्रीजेस। इसके उदाहरण है व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन वैक्यूम। जब इसको ऊपर हम फेंके, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटी की उपस्थिति में, गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति में, बशर्ते वहां हवा ना हो, कुछ भी ना हो, चलिए हवा भी होगी, स्पीड घटेगी, तब भी हवा भी होगी, तब भी तो स्पीड घटेगी। और स्पीड घटना तो क्या है, चाहे यहाँ देखो प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वैक्यूम लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, वैक्यूम लिखो चाहे ना लिखो, चाहे वैक्यूम हो चाहे वैक्यूम हवा हो, मतलब तब भी क्या होना है, स्पीड घटना है। जैसे कोई भी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, मंदन गति होती है, रिटार्डेड मोशन होती है, स्पीड घटना मतलब उस पिंड पर टोटल वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, इसके उदाहरण, दूसरा उदाहरण है व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कोई नेगेटिव चार्ज है, आप उसको किधर फेंकोगे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फेंक दिया। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होता है, और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा उस आवेश पर लगाया गया विद्युत बल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फेंकोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी चलने के विपरीत लगाएगी। आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते हैं हम बता दें कि मंदन गति कब होती है, जब कोई फोर्स या त्वरण वेलोसिटी के विपरीत होता है। यानी हम ये कहें कि कोई भी फोर्स, भाई फोर्स कहो या एक्सीलरेशन करो, कोई भी एक फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा तो वो अपना जो त्वरण उत्पन्न करेगा अपनी दिशा में उत्पन्न करेगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो जैसे कोई चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फेंकेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगी, तो फोर्स तो उसके चार्ज के दिशा, चलने की दिशा के विपरीत दिशा में है, तो स्वाभाविक है उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होना, मंदन गति होना, और मंदन गति होना मतलब टोटल वर्क डन ऑन चार्ज नेगेटिव होगा। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए वर्क जीरो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब टोटल वर्क जीरो है, मान लो किसी बॉडी पर टोटल वर्क जीरो है, तो स्वाभाविक है कि डेल्टा के भी जीरो होगा। भाई डब्ल्यू जीरो तो डेल्टा के जीरो, डेल्टा के जीरो हमने अभी बताया है, किसी का चेंज जीरो है तो वो चीज कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है, गतिज ऊर्जा मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और तो इस तरह कहेंगे स्पीड कांस्टेंट, कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उस बॉडी पर टोटल वर्क जीरो होता है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। यहां तक डायरेक्शन का मैटर नहीं है, जैसे एक पार्टिकल है एक ही स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में चल रही है, यानी एक समान वृत्तीय गति चल रही है, तो एक ही स्पीड से, तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है, और गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है तो उसका परिवर्तन जीरो है, उसका परिवर्तन जीरो है तो डब्ल्यू जीरो है। बात समझ रहे, तो इसके उदाहरण जैसे रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप पानी की बूंदें एक ही स्पीड से नीचे गिर रही हैं, जिसको टर्मिनल स्पीड कहते हैं, विस्कस मीडियम में आप पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो उसकी उस रेन ड्रॉप में टोटल वर्क जीरो होता है, टोटल वर्क जीरो होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल वर्क डन हम बताएं, जैसे वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी एट हाइट अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी बॉडी को हम जमीन से उठाकर छत में चढ़ा दें या किसी ऊंचाई में जब चढ़ाते हैं तो इसमें भी वर्क होता है। जैसे पहला केस, पहला क्या है, जैसे एम मास की बॉडी है, एच ऊंचाई में चढ़ाना है तो उसका वर्क डन होता है एम जी एस सी एम। याद रहे ये जनरल फार्मूला हम लिख, ये जनरल फार्मूला है, यानी एम क्या है, जितने मास को हम ऊपर उठाते हैं टोटल मास है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एस सी एम बड़ा इंपॉर्टेंट, एस सी एम है किसी बॉडी का, एक होता है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ रहे, तो
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीओएम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी वर्टिकली ऊपर खिसकती है, वर्टिकली ऊर्ध्व जितना खिसकती है, कौन खिसकता है, कौन पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये जनरल फार्मूला होगा, इसको आपको याद रखना है। इसी का यूज है, इसी का देखिए यूज क्या है। जैसे हमने उदाहरण लिया है, उदाहरण में स्टूडेंट देखिए, उदाहरण में पहला उदाहरण ये है, बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्क डन टू लिफ्ट ए पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब एम है, हाइट एच। पॉइंट मास क्या हो सकता है, एक छोटा पत्थर, एक छोटी गेंद जिनका साइज एच की तुलना में नगण्य है, नेग्लिजिबल है, उनको पॉइंट मास कहेंगे। ठीक है, तो ये एच ऊंचाई में, बशर्ते एच क्या होना चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पृथ्वी की त्रिज्या यानी 64 से किलोमीटर है, उतने ऊंचाई या उसके आधे उतनी ऊंचाई पर किसी पिंड को ले जाओ, उसमें तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है एम मास की बॉडी है, एच ऊंचाई में हमने उसको चढ़ाया वर्टिकली, तो उस पर कितना वर्क हुआ, एम जी एच हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कोई स्केल है, जमीन पर लेटी हुई है, लाई है, उसको हमें खड़ा करना है, बिना स्लिप किए खड़ा करना है, तो वर्क डन जानते हैं, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एम जी और सेंटर ऑफ, देखिए यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ था, ये था सेंटर ऑफ मास। देखिए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास ये था, देखिए सेंटर ऑफ मास ये था, और सेंटर ऑफ मास कितना खिसक गया, L/2। तो ये वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन जो होता है, ये होगा mg/L/2। ठीक है, समझ गए होंगे, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कभी कभी इसका आता है कि एक मीटर स्केल ग्राउंड पर लाई है, उसको वर्टिकली बिना स्लिप किए वर्टिकली खड़ा करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, mg/L/2, एल का मान 1 मीटर, तो mg/2, ये आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है कि एक टेबल पर चेन है जिसकी टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है, और कुछ भाग टेबल में लटक रहा है, कुछ भाग टेबल में लटक रहा है। लटके हुए भाग को हमें टेबल में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बहुत बार प्रश्न आता है, और इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इसमें टर्म हम यूज किए हैं, एम क्या है, टोटल मास है, एल क्या है, टोटल लेंथ है, एक्स क्या है, लटके हुए लंबाई है। अब देखो इसका फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज करना है कि इस लटके हुए भाग को उठाने में कितना वर्क होता है, 1/2 m/L g(x²). कभी कभी ऐसा बेटा आ जाता है कि याद रहे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लंबाई L है, 75% टेबल पर है, 25% भाग लटक रहा है, तो स्वाभाविक है टोटल लंबाई L है, 25% लटक रहा है, तो x बराबर L/4 हो। 50% लटक रहा है, तो भाई 50% लटक रहा है, तो स्वाभाविक है कि टोटल लंबाई का आधा भाग लटक रहा है, तो x बराबर L/2 रख दोगे, और आंसर। ज्यादा कई जगह घुमा फिरा के और शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन घुमा फिरा के फिर एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज होते हैं, सीधा सीधा फार्मूले। जैसे कभी कभी आता है 1/3, पूरी चैन का 1/3 भाग लटक रहा है, तो स्वाभाविक है x बराबर L/3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, क्लियरिटी है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा स्पेशल केस ले लें। स्पेशल केस बहुत माने रखते हैं, जैसा कि हमने ये कहा कि किसी फोर्स द्वारा किसी पिंड पर वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। हमने 3 फोर्स यहाँ लिए हैं। एक ब्लॉक है एम मास का, आनत तल के ऊपर रखा गया है, और एक एफ बाह्य बल से उसको स्लाइड अप करा रहे हैं। अब यह 3 फोर्स है, एम जी उसका भार है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। अब देख रहे हैं कौन सा फोर्स इस ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क करेगा, तो स्वाभाविक है हमने आपसे यही चर्चा की है, कोई भी फोर्स जब किसी पिंड पर लगता है, तो फोर्स और खिसकने की दिशा के बीच का एंगल जब 90 से कम होता है, तो उस फोर्स द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होता है उस पिंड पर, उस बॉडी पर।
तो स्वाभाविक है एफ का वर्क पॉजिटिव है। एम जी खिसक रही है, स्लाइड अप, ऊपर अप खिसक रही है। तो देखिए खिसकने की दिशा डी और एम जी के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए एम जी द्वारा कार निगेटिव है। यह लिखा हुआ है एम जी द्वारा। आइए नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और खिसकने की दिशा हमेशा 90 डिग्री पर है। हमने क्या बताया, कोई फोर्स और खिसकने की दिशा के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उस फोर्स द्वारा वर्क डन 0 होता है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इस पिंड पर कोई वर्क नहीं करता है। आप समझ गए होंगे, क्लियर है। अब देखिए यह और भी कुछ चीजें हैं। यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ पर एक बी ब्लॉक है जो जमीन पर रखा गया है, एक दूसरा ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, ए ब्लॉक। जैसे ये घर्षण रहित है, इसमें मान लो घर्षण नहीं है, एस एक सतह के ऊपर बी ब्लॉक रखा गया है और इसके ऊपर घर्षण नहीं। लेकिन बी के ऊपर ए ब्लॉक रखा गया है और ए और बी के बीच में रफ है। रफ का मतलब है खुरदरी सतह है, ए और बी के बीच में घर्षण बल है। जैसे हम एक नीचे वाले ब्लॉक को एफ बल लगा के खींच रहे हैं तो होता क्या है, ए और बी के बीच में सापेक्षिक गति है। तो ए का त्वरण, ए जमीन ग्राउंड के रिस्पेक्ट ए का एक्सलेशन ये है, बी का एक्सलेशन ये है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टेड यहां ये है, देखो ये अपर ब्लॉक ए पर जो घर्षण बल काम कर रहा है वो किधर काम कर रहा है, राइटवर्ड। तो राइटवर्ड ग्राउंड के रेस्पेक्ट देखा जाए कि ए ब्लॉक पर जो गतिक घर्षण बल एफ के पॉजिटिव वर्क करता है और वही बी ब्लॉक पर वही गतिक घर्षण बल बी ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क करता है। तो यहाँ कई बार ये प्रश्न आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। देखिए ये लिखा हुआ है शायद, देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल फोर्स वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये आपके कई बार ये परीक्षा में आया है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। देखो ये सब बने गए घर्षण बल का जो वर्क है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी को हमने प्रूव किया है, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो गतिक घर्षण, गतिक घर्षण का पूछा जाए तो गतिक घर्षण में तो खिसकना है, तो गतिक घर्षण बल का वर्क ए पर पॉजिटिव है, बी पर नेगेटिव है। यहाँ स्थैतिक घर्षण बल है तो स्थैतिक घर्षण बल का वर्क डन 0 होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ डायग्राम यहाँ बने हुए, बड़ा इंटरेस्टेड है ये डायग्राम। जैसे एक बाल्टी में आप जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हो रस्सी बांधकर, या कोई भी ब्लॉक में रस्सी बांधकर आप लोअर नीचे ले जाते हो ऊपर चढ़ाते हो, उसी के कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। देखिए ये पहला डायग्राम बना है, चौथा वाला केस है कि एक रोप रस्सी है, एम मास का एक ए ब्लॉक है और यदि ए बराबर 0, ए बराबर 0 का मतलब है आतोरित है, ठीक है, इसको ऊपर उठाया जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ाते हैं। कितनी दूरी ऊपर चढ़ाते हैं, डी दूरी ऊपर चढ़ाते हैं। और क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाए रस्सी द्वारा इस ब्लॉक पर कितना वर्क हो। तो भाई रस्सी द्वारा इस ब्लॉक पर वर्क पूछ रहा है, तो हमने क्या कहा, वर्क हमेशा एक फोर्स का होता है, यानी रस्सी द्वारा उस ब्लॉक पर लगाया गया फोर्स कौन है, टेंशन। देखिए जब रस्सी में एक ब्लॉक को बांधते हैं तो ब्लॉक रस्सी पर mg के बराबर नीचे फोर्स लगाता है, ग्रेविटी फोर्स लगाता है, और फिर ये एक्शन होता है और रस्सी भी ब्लॉक पर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाता है, प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है। अब वो होता है टी, टेंशन। समझ रहे हैं। तो ये टी क्या है, टेंशन, रस्सी में जो उत्पन्न तनाव है। और ये टी क्या है, रस्सी द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया बल। तो एक तरह का रस्सी द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य किस फोर्स का वर्क होगा, टी का वर्क होगा। तो आप जानते हो अभी अभी हमने बताया है किसी फोर्स का वर्क निकालना है
तो आपका कौन सा फार्मूला कारगर होगा? एफ डी कॉस थीटा। बिल्कुल, एफ डी कॉस थीटा याद रहे दिमाग में। एफ क्या है? जिस फोर्स का वर्क निकालना है उसका परिमाण। डी क्या है? जितनी दूर उस बॉडी को खिसकाते हो वो दूरी है। थीटा मेन इंपॉर्टेंट। थीटा होता है जिस फोर्स का वर्क निकालते हो उसकी दिशा, और जिस दिशा में बॉडी खिसक रही है उसकी दिशा के बीच का कोण। तो स्वाभाविक है रस्सी का कार यानी टी द्वारा कार इस ब्लॉक पर क्या होगा? एफ। एफ की जगह टी, क्योंकि टी बराबर एम जी होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में टी बराबर एम जी होता है। स्वाभाविक है, परिमाण है, टी बराबर एम जी, तो हम रख देंगे एम जी टी। ये वर्क होता है। देखिए फार्मूला लिखा है, सबको दिख रहा, कोई वो नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ जीरो होगा। देखिए कौन से फार्मूला से लगा है? ये फार्मूला है आपका जनरल फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? ये है एफ एफ डी कॉस थीटा, यही फार्मूला है। ठीक है, दिख रहा, ये एफ डी कॉस थीटा। तो भाई एफ की जगह टी, और टी बराबर एम जी, और डी, और थीटा यहाँ क्या है? जीरो, क्योंकि जिस दिशा में टी है उसी दिशा में ये बॉडी खिसक रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, और टी भी ऊपर की ओर है, तो थीटा जीरो लेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये अब देखिए, ये पांचवें केस में देखना है बेटा। पांचवें केस में यही चीज क्या है? ये केस पांचवें केस में क्या कर रहा है? ये वर्क डन बाय रोप ऑन द ब्लॉक। ये अब नीचे हम लोअर क्या कर रहे हैं? टू लोअर, टू लोअर डाउन, लोअर डाउन, नीचे खिसका रहे हैं डी दूरी। अब नीचे जब खिसका रहे हैं क्या चेंज हो जाएगा? थीटा। बाकी दूरी वही है, फोर्स वही है, फोर्स टी बराबर एम जी होगा। हमने कई बार ये चीजें बताया है, जब रस्सी में कोई ब्लॉक बंधा हुआ है और अत्वरित गति है वर्टिकल, तो टी बराबर एम जी होता है, जो टी का परिमाण mg के बराबर होगा, ये समझ लेना है। तो लेकिन इस बार थीटा 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? किस फोर्स का वर्क निकाल रहे हो? टी का। टी की दिशा क्या है? ऊपर की ओर। और किस दिशा में बॉडी खिसक रही है? नीचे की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। कॉस 180 का मान -1, तो किया गया कार माइनस एम जी टी होगा। बड़ा इंटरेस्टेड है, आ गया। अब देखिए ये आपका अगला 6 बड़ा इंटरेस्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अब त्वरित हम एक रस्सी में एम मास का ब्लॉक बांधकर उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेलेटेड अप, ऊपर, एक्सेलेशन ऊपर है, और उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। कितनी दूर उठा रहे हैं? डी दूरी उठा रहे हैं, ए त्वरण से उठा रहे हैं। तो अब जो होगा स्टूडेंट, अब जो होगा यहाँ टी बराबर क्या होता है? टी बराबर जो होता है एम जी प्लस ए, ये होता है, ये होता है टी बराबर टेंशन, ये होता है। तो यहाँ हम ये इसी फार्मूला में देखो, यही फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। देखो यही फार्मूला, एफ की जगह ये रख देंगे टी, एफ की जगह टी रख देंगे भाई, ये क्या हो जाएगा? टी डी और थीटा जीरो, तो फिर ये हो जाएगा। अब अगला केस यही चीज देखो, एक्सलेशन अब एक्सलेटेड डाउन है। हम ब्लॉक जैसे रस्सी में ब्लॉक को बांधकर लोअर्ड नीचे करें, ए त्वरण से नीचे करें, एक्सेलरेटेड डाउन कर रहे हैं। एक्सेलेशन की दिशा क्या है? नीचे की ओर। जैसे रस्सी में बाल्टी बंधी हुई है, उसको डी दूरी नीचे लोअर कर रहे हैं। किस त्वरण से? मान लो ए त्वरण से नीचे। तो इस दशा में क्या होता है? इस दशा में टी बराबर होता है एम जी माइनस ए। देखिए, और यहां पर याद रहे, स्वाभाविक है, यहां पर थीटा क्या है? थीटा 180 होगा, क्योंकि टी का वर्क निकाल ले। टी किधर है? ऊपर क्यों? अभी भी टी ऊपर है, लेकिन बॉडी किधर नीचे जा रही है, तो खिसकने की दिशा नीचे की ओर, बल टी ऊपर की ओर, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री। तो आप कॉस 180 -1, तो वर्क डन अब इस बार नेगेटिव। तो इस तरह हमारा प्रयास रहा
कि वर्क का बेसिक कंसेप्ट आज हमने बहुत अच्छे से समझाया और उम्मीद करते हैं ये चीज आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, अगली बार मिलते हैं।